हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइज, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ के बारे में चर्चा स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रॉड अगर मूव करती है तो उस रॉड के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होती है। मतलब एक जगह हायर पोटेंशियल डेवलप होती है, दूसरी जगह लोअर पोटेंशियल डेवलप होती है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, जिसे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है अपन डिस्कस कर लिया था। तो जब भी कोई रॉड अगर लीनियर वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलरली जा रही है तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो होती है BVL। और डायरेक्शन किधर होती है, इस हैंड से या फिर इस वाले तरीके से हमने आपको लास्ट में करके सिखा दिया था। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और आगे उन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे, कुछ उसमें अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। अभी हम लोग जो चीज़ करने वाले हैं उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, जो रॉड मूव कर रही थी, वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, या वेलोसिटी को मेंटेन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरी चीज समझिएगा अच्छे से। मान लीजिए कि ये पैरेलल रेल ऐसे है, पैरेलल रेल है और यहां पे हमने कोई रेजिस्टर लगा दिया ताकि करंट फ्लो कर सके, और यहां पे कोई स्लाइडर है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये स्टार्टिंग में V0 के स्पीड से चलना चालू करिए, V0 के स्पीड से चलना चालू करिए। ध्यान से समझिएगा, V0 के स्पीड से चलना चालू करिए। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी है, ठीक है। इसकी पूरी लेंथ मैं थोड़ी देर के लिए L ले लेता हूँ, ठीक है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि क्या ये V0 कांस्टेंट रहेगी। पहली बात कि कांस्टेंट रहेगी, नहीं रहेगी तो क्यों नहीं रहेगी, उस पर अपन चर्चा करें। और कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है और वो फोर्स किधर लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस पे बात करनी है। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे, इसमें हेडिंग ये लगाएंगे, फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रॉड, या इसे स्लाइडर कह सकते हो। यही टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्यों ऐसा, सब कुछ मैं डिटेल बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। जब ये V0 वेलोसिटी से मूव करेगी, या जनरल भी मान लीजिए वेलोसिटी से मूव करेगी, तो जो इसमें जो करंट पैदा होगी, ये पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैं बात करूं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी, आप बोलोगे सर BVL। अच्छा, तो इसलिए इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी, अगर सर्किट कंप्लीट है तो इंड्यूस्ड करंट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी E/R। हम बोल सकते हैं BVL/R। क्लियर है, करंट इतनी। अब ये करंट की डायरेक्शन किधर होगी, ये हमें पता है, फिर से देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऐसे है, तो इस साइड में मतलब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगी, इस तरीके से करंट फ्लो करेगी। इसको हम एज ए सेल की तरह बनाना चाहे तो इस तरीके से सेल बनेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से भाई करंट फ्लो करेगी। अगर करंट फ्लो करने की वजह से, ये तो है तो ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। आप सब लोगों को पता है कि अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे है, किसी रीजन में है, राइट, और कोई कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रही है, तो आपको पता है कि इसमें एक फोर्स तो लगती ही है। काफी डिटेल पर रखा है हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। करंट कैरिंग वायर whenever placed in magnetic field, then it undergoes a force, and that force is given by F equals IL cross B, IL B sin थीटा। क्लियर है, 90 डिग्री होगी तो IL B सीधे। फोर्स की डायरेक्शन भी हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स ऐसे लगती है, ठीक है। ये फोर्स मैग्नेटिक होती है, कितनी आती है, तो IBL sin 90। थीटा जहां L वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ये चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर है। अब यहाँ पे चूंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, आई करंट फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ठीक है, तो क्या इस पर एक बैक डायरेक्शन में, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इधर, क्या इस पर बैक डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अगर कोई किसी को, अगर मैंने भी वेलोसिटी से दौड़ना ऐसे दौड़ा दिया और पीछे किसी ने भी वेलोसिटी, पीछे किसी ने फोर्स लगाना चालू किया, तो क्या उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, बिल्कुल कम होगी।
यही बात यहाँ पे समझना है। यानी भी को मेंटेन कराने के लिए जितना फोर्स किसी ने इधर लगाया है उसको मुझे नलिफाई करना पड़ेगा, मतलब कैंसिल करना पड़ेगा। उतनी ही फोर्स अगर बगल में कोई लगा दे तो क्या होगी, वो इस वाले फोर्स को कैंसिल कर देगा और भी से वो चलता रहेगा। इसलिए हेडिंग लगाया है कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है मेंटेन करने के लिए वेलोसिटी। तो जितनी फोर्स बैक में लग रही है उतनी ही फोर्स हम एक्सटर्नल लगा दें तो क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी? बिल्कुल चलेगी। तो यहां पे सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फोर्स बता दूं। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड या स्लाइडर, जो भी बोलो, वो होगी आई बी एल। आई तो आपने निकाल लिया हुआ है, बी भी एल बाई आर, ऑलरेडी बी एल है, सो बी स्क्वेयर भी एल स्क्वेयर बाई आर, राइट। सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लाइडर। क्लियर है? मैग्नेटिक फोर्स। सो एक्सटर्नल फोर्स required to move the slider with constant speed, वो कितनी होगी? वो दरअसल F मैग्नेटिक के इक्वल होगी और वो होगी कितनी? सेम होगी, यानी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर भी बाई आर। क्लियर है? बहुत ही आसान चीज़ है ये। अब जब हम ये पता कर लिए कितनी फोर्स रिक्वायर होगी, चलिए इसी के बराबर, मैग्नेटिक के ही बराबर, डायरेक्शन अपोजिट करके। अब सवाल इस बात का उठता है कि अगर किसी एजेंट को लगातार फोर्स लगाना पड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसकी एक पावर के बारे में बात होगी। ठीक है? अगर कोई भी एजेंट अगर किसी चीज़ को कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहा है बाई अप्लाइंग सम फोर्स, किसी अदर फोर्सेस के खिलाफ वो लगा रहा है, तो ऐसे केस में उसकी पावर कैसे निकालते हैं? पावर का फॉर्मूला होता है F इंटू भी। पावर का फॉर्मूला, एक्चुअली पावर का फॉर्मूला तो वर्क बाई क्या होता है? टाइम। तो क्या हम F इंटू एस बाई टी लिख सकते हैं? और एस बाई टी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी। तो F इंटू भी हम लिख सकते हैं अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की बात हो रही है तो। ठीक है? तो ध्यान से समझिए, इसी में मैं आपको आगे चल के ये सब चीज़ें कॉपी नहीं कीजिएगा, ये सब समझा रहा हूँ मैं। पावर required to maintain the velocity of rod. So power will be F into V. फोर्स तो वही निकालेंगे, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर भी बाई आर इंटू भी, यानी पावर कितनी रिक्वायर्ड होगी? बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर भी स्क्वेयर बाई आर। क्लियर है? ये हो जाएगा, कहीं से कोई शक? बहुत ही सिंपल चीज़ मैंने आपको बताया। अब आपके माइंड में एक दो बात और ही चल रही होगी, बड़ा बेसिक सा सवाल आपके मन में आएगा, हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा फील करवाने के लिए। मान लीजिए कि एजेंट ने फोर्स नहीं लगाया, ठीक, और हमने इसको भी वेलोसिटी से या भी नॉट वेलोसिटी से मैंने उसको ऐसे धक्का दे दिया। अब आपके दिमाग में होगा कि सर आगे तो बढ़ेगी लेकिन पीछे एक फोर्स लग रहा है, तो क्या धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी? डेफिनेटली धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। अब धीरे धीरे जब उसकी स्पीड कम होगी बच्चों, धीरे धीरे जब उसकी स्पीड कम होगी तो कहीं ना कहीं, ध्यान से मेरी बात समझेंगे, कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी किसी टी टाइम पर हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है? बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा लेकिन कोई जनरल सवाल किया जा सकता है, तो अपन उसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है? बहुत ही आसान चीज़ है, तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि किसी भी इंस्टेंट टी पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है? पहले आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग उस सवाल को भी करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग स्लाइडर की वेलोसिटी निकालते हैं किसी भी इंस्टेंट टी पे। गौर से देखिए, आपके पास दिख रहा होगा एक स्लाइडर है, सपोज करिए कि इसकी लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B है और ये रेजिस्टेंस R है। ठीक है? आपको पता है कि अगर हमको उसे V से ले जाना है तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी मैग्नेटिक फोर्स के खिलाफ। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी, तो हमें वही चाहिए, वेलोसिटी चाहिए हमें, velocity of rod at any instant t। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। इस पर बैक डायरेक्शन में फोर्स कितनी होगी वो तो अभी हम लोगों ने निकाला,
ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन ये फोर्स कैसी है, रिटार्ड करने वाला है, ये रिटार्डिंग फोर्स है, राइट। तो ये रिटार्डिंग जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी IBL। आप चाहो तो पूरा लिख लो, हालांकि आपको पता है I क्या होती है, BVL/R होती है, BL ऑलरेडी है, तो यहाँ पे B² LL² V/R हो गया, ठीक। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, M × एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक छोटी सी ट्विस्ट है, क्या A को हम लिख सकते हैं B² LL² R × M × V। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, क्या वो dV/dt है या माइनस में है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए, माइनस है या प्लस है। क्या वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी या घटेगी, सोचो, घटेगी, ऑब्वियसली बैक फोर्स लग रही है, वेलोसिटी घटेगी भाई। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट ने कोई फोर्स नहीं लगाया तो वेलोसिटी लगातार घटेगी, मतलब dV/dt इज नेगेटिव। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसकी डेरिवेटिव पॉजिटिव होती है, और घट रही है तो उसकी डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होती है। तो चूंकि वेलोसिटी घट रही है तो माइनस dV/dt, एक्सेलरेशन को dV/dt लिखते हैं, चूंकि वेलोसिटी घट रही है तो इसलिए माइनस लगा दिया। यहाँ तक में तो कोई इश्यू नहीं है। अब ये डिफरेंशियल फॉर्मेट है। अब डिफरेंशिएशन वाले से मेरे को अगर प्योर फॉर्म में आना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट खत्म होगा। तो अगर मैं v को इधर ले आऊं तो dV/v इधर माइनस में ले जाऊं और ये dt चलेगा। अब दोनों साइड में क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें। तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कुछ रास्ता मिल जाएगा, इंटीग्रेटिंग। अब जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा dV/v B² LL² mr और dt। शुरुआत में मान लीजिए t 0 है, तो शुरुआत में मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v0 है, या v भी लेट कर सकते हो। किसी t टाइम पर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v हो गई। अब dV/v dx/x ln x, तो dV/v ln v, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट v0 माइनस B² LL² mr, और इसका इंटीग्रेशन t होगा। अपर लिमिट कर ले तो v, लोअर लिमिट कर ले v0, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कर ले तो ये v/v0 इस तरीके से आ जाएंगे, तो माइनस B² LL² t/mr। तो यहाँ पे v/v0 करेंगे तो e की पावर माइनस B² LL² mr × t। तो यहाँ पे v आ जाएगा v0 e की पावर माइनस B² LL² t/mr। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो रॉड की वेलोसिटी कुछ इस तरीके की होगी। अगर आप मैथमेटिकली इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, मैथ्स में आपने ग्राफ बनाया भी होगा, y = m या फिर y = सम कांस्टेंट इनटू e की पावर -x, तो इस तरीके से होती है, ऐसे, मतलब ग्राफ ऐसे होती है। बट ऐसे में निगेटिव में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा निगेटिव में? बिकॉज टाइम कभी निगेटिव नहीं होता। सो इसलिए हम लोग ग्राफ यहीं पे आगे ऐसे रखेंगे। और स्टार्टिंग कहाँ से करी है? v0, क्योंकि आप सोच के देखो, t = 0 डालो, ये टाइम है, टाइम यहाँ पे 0 है, t जैसे 0 डालोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, e की पावर 0 पूरा 1 आ जाएगा, यानी v0 ही बचेगा। इस तरह से इसकी vt ग्राफ होगी। तो ये बोर्ड में नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए ताकि ये फील आता रहे कि वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे कैसे हम निकाल पाते हैं। कहीं से कोई डाउट तो नहीं है गाइस? चलिए पहले इसको आप कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट I फ्लो कर रही है। ध्यान से समझेंगे, I कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कोई स्क्वायर लूप जिसकी लेंथ में L ले रहा हूँ और यहाँ से इसकी डिस्टेंस में A लेता हूँ, ये v के कांस्टेंट स्पीड से मूव करी जा रही है ऐसे, ठीक है। v के कांस्टेंट स्पीड से इस तरह से मूव करी जा रही है। तो आपसे पूछा गया है कि आप बताएं, ठीक है, कि इसमें नेट कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। इस लूप के अंदर नेट ईएमएफ इंड्यूस कितनी होगी? सवाल यही है, फाइंड द नेट ईएमएफ
इंड्यूस्ड। अब इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक बहुत ही साधारण तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें बनाना वैसे ही हो, और एक पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव मेथड है। तो चलिए मैं आपको दोनों बना के बताता हूं, जिससे आपको थोड़ी बहुत क्या आ जाए, फील आ जाए। ठीक है, पहला लेकिन आप एग्जाम में अगर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगे, तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप एकदम सिंपल तरीका यूज करेंगे, जो मैं अभी पहले बार वैसे ही बनाऊंगा। तो ध्यान से मेरी बात समझेंगे। अगर आप अच्छे से वाच करें तो करंट ऊपर है, इसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्योंकि सीधे लूप दौड़ने से उसमें ईएमएफ इंड्यूस थोड़े ना होगी, मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है। तो यहां पे अगर करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां बाहर है और यहां अंदर है, मतलब यहां के साइड पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम नहीं है, बिकॉज करंट कैरिंग वायर की वजह से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर कैसे बनाएं, समझ पा रहे हो कैसे बनाए भाई? तो जिस सिचुएशन की बात हो रही है, इस सिचुएशन पर, इस इंस्टेंट पे अगर हमसे कोई पूछे कि कितनी ईएमएफ होगी, तो भाई मैं तो ऐसे बनाऊंगा। अगर ये ऐसे मूव कर रही है तो क्या ये वाली रॉड कोई फ्लक्स कट करेगी? सोचो, क्या ये वाली रॉड नीचे आ रही है? बोलोगे नहीं सर। क्या ये वाली रॉड नीचे आ रही है? बिल्कुल नहीं। तो इस वाले में तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इस वाले में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये तो आगे जा रही है, ये तो नीचे नहीं आ रही है ना, ये आगे जा रही है। तो आगे जाने से कोई फ्लक्स कट नहीं होगा। लेकिन ये वाली तो फ्लक्स कट करेगी, ये वाली तो फ्लक्स कट करेगी। समझ रहे हो? इसकी लेंथ L है तो ऑब्वियसली इसकी भी लेंथ L है। मेरी बात अच्छे से सुनिएगा। इस जगह पर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है और इस जगह पर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, वो तो आपको पता होगी। तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और ऐसे दौड़ रही है तो इधर पॉजिटिव होगी, यानी हम इसे इस तरीके से सोच सकते हैं, ईएमएफ ई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और ऐसे, तो इस तरह से इधर भी पॉजिटिव E2। अब दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ है तो नेट ईएमएफ जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस कर लेंगे। और पहले अगर मैं बात करूं, अगर ए पे जाके बात करूं और ये यहां से यहां A प्लस L पे हो जाएगी। तो अगर मैं E1 की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, E1 की बात करूं, सो दिस इज BVL, राइट। B उस जगह का कुछ और होगा, इस जगह का B कुछ और होगा, और वो क्या होगा, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से होगा। और करंट कैरिंग वायर में म्यू नॉट I बाई 2 पाई A हो जाएगी, और यहाँ पे VL। इज इट क्लियर? ये EMF होगा। सेकेंड का मैं E2 निकालूं, ठीक है, E2 निकालूं तो आपको पता है E2 भी होगी BVL, लेकिन उस जगह का B कुछ और हो जाएगा, भी तो वही है, वहाँ का B कुछ B2 हो जाएगा। B2 कितना दूरी पर? A प्लस L पर, तो ये हो जाएगी म्यू नॉट I बाई 2 पाई A प्लस L, और यहाँ पे VL है, ये E2 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे E1 हमने निकाल लिया, यहाँ पे E2 निकाल लिया, और हमें अब नेट ईएमएफ चाहिए। तो वो होगी E1 माइनस E2। E1 है म्यू नॉट I VL बाई 2 पाई A माइनस म्यू नॉट I VL बाई 2 पाई A प्लस L। यहाँ तक में तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं फटाफट। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट I VL बाई 2 पाई 1 बाई A माइनस 1 बाई A प्लस L। ऊपर A प्लस L माइनस A, नीचे A इंटू A प्लस L। A से A कैंसल, तो म्यू नॉट I भी L स्क्वेयर बाई 2 पाई A प्लस L। तो आपका ये E नेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है। अब ये तो तरीका सही है, एक और तरीका है बनाने का। ठीक है, एक तरीका और क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये तो फर्स्ट मेथड है, इजी भी है। एक सेकंड मेथड मैं आपको बताता हूं। सेकंड मेथड क्या है, थोड़ा लेंदी हो सकता है ये जब इधर जा रही है, ये पूरी सिस्टम जब इधर जा रही है, ठीक है,
तो इसमें जो फ्लक्स है, टोटल में फ्लक्स की बात कर रहा हूं, इसके अंदर जो टोटल फ्लक्स है वो लगातार बदल रही है। क्यों बदल रही है? इसलिए बदल रही है बिकॉज अभी इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है और थोड़ा आगे बढ़ जाएगी तो उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगी, क्योंकि वेरिएबल बी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी जनरल एक्स पे चले जाते हैं और जनरल एक्स पे जा करके सबसे पहले किसी खास समय में हम पहले पता करते हैं कि इसमें फ्लक्स है कितनी, बेसिकली वो फ्लक्स एक्स पे डिपेंड कैसे कर रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखें, एक्स पे जाकर के एक पतला सा सेक्शन डीएक्स ले लिए, तो इसमें जो फ्लक्स होगी वो कितनी होगी, पहले इसकी एरिया निकालनी पड़ेगी। तो इसकी एरिया होगी L इंटू डी एक्स, एल इंटू डी एक्स, मतलब पूरा L और इंटू डी एक्स। तो फ्लक्स, छोटी सी फ्लक्स कितनी होगी उसमें, B इंटू उस जगह का B, इस x पर B इंटू एरिया इंटू कॉस 0। तो B तो आपको पता ही है, यहाँ से x पे जाकर के B कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x, यही तो B होती है। एरिया क्या है, L इंटू डी एक्स। तो ये हमने छोटा सा फ्लक्स निकाल लिया। जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना, जब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक, तो फिर हमारा क्या निकल जाएगा। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि छोटे से रीजन में ईएमएफ कितनी होगी, तो फिर पूरे रीजन में, ऐसे भी सोच सकते हो। या फिर हम टोटल अगर हम फ्लक्स ही निकाल लें इंटीग्रेट कर लेके, इंटीग्रेट करके टोटल अगर हम फ्लक्स ही निकाल लें, 0 से लेकर के, नहीं 0 नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है और यहाँ पूरी a प्लस एल, तो a से लेकर के a प्लस एल। ये ln x होगी, a से a प्लस एल, ln अपर लिमिट लोअर लिमिट पूरा यूज करेंगे तो डिवाइड भी हो जाएगा। सही है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ सोचने वाली क्या चीज़ है वो मैं आपको थोड़ी सी फील कराता हूँ। अगर हम इसे डिवाइड करें, ये भी फ्लक्स आया है, ठीक है, ये फ्लक्स क्या वेरिएबल है या फिक्स्ड है, वेरिएबल है। क्योंकि अगर ये v वेलोसिटी से ऐसे दौड़ रही है, अगर ये v वेलोसिटी से दौड़ रही है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर ये v वेलोसिटी से दौड़ रही है तो ये तो किसी दिए हुए a पे है फ्लक्स ना, तो क्या a हमेशा फिक्स्ड होगी कि बदलती रहेगी, बदलते रहेगी। ठीक है, ये बदलते रहेगी। ये a तो एक जनरल a है, फिलहाल लिया गया है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो a बढ़ती चली जाएगी। तो a इज वेरिएबल है, a इज वेरिएबल। तो अगर मैं EMF निकालूं तो माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब मैग्नीट्यूड में लिखूं तो डी फाई बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये पीछे के जो पैरामीटर्स है म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई, ये सब तो कांस्टेंट है, मेरे को ln का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा 1 प्लस एल बाई ए का, किसके रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन अगर आपको आती होगी तो इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा a के रिस्पेक्ट में। क्यों a के रिस्पेक्ट में, क्योंकि a वेरिएबल है, a क्या है, वेरिएबल है। ln समथिंग का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 बाई ln हो जाता है, ln x का 1 बाई x। अब 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, l को बाहर करते हैं, 1 बाई a का माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, यही होता है डिफ्रेंशिएशन। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस यूज कर ले तो माइनस कट भी जाएगा, इससे आसान रहेगा आपका कैलकुलेशन। तो ध्यान से देखिए, ऊपर हो जाएगा a, ऊपर a जाएगा 2 पाई, नीचे हो जाएगा a प्लस एल, समझ पा रहे हैं, और ये l बाई ए स्क्वायर, तो ऊपर एल स्क्वायर और नीचे क्या था, ए स्क्वायर, ऐसा ही था ना, सॉल्व करना है बस। तो ऊपर हो जाएगा एल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a। तो आप देख सकते हैं म्यू नॉट आई एल स्क्वायर और नीचे 2 पाई a प्लस एल इंटू ए। आप अच्छे से बात कीजिए, क्या यही चीज़ यहाँ है, म्यू नॉट आई। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ मिस कर रहा था, कहीं मिस्टेक हुआ है, हाँ, यहाँ a के रेस्पेक्ट में, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, t के रेस्पेक्ट में, यहाँ a पे छूट गया है तो एक बार और करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, जो कि छूटे जा रहा है। और da बाई डी टी इज वॉट, अगर कोई आगे दौड़ रही है तो da बाई डी टी इज द वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट में da बाई डी टी छूटा हुआ है वो क्या, किसके बराबर होगा, v के बराबर, किसके बराबर होगा, v के बराबर, सब छूट गया है, इसमें v आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, dA तक मैंने छोड़ रखा था, हमें किसके रेस्पेक्ट में करना था, t, तो वापस dA का भी t के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, ये छूट गया था। तो यहाँ पे मैंने कर लिया, यहाँ पे कर लिया,
और डी ए बाई डी टी भी क्यों आ रही है, क्योंकि ए वेरिएबल है, डिस्टेंस जो वेरी कर रही है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी आती है। तो इस तरह से चीज़ों को हमने देख लिया और चीज़ें एग्जैक्टली वही आ रही है जो, लेकिन ये थोड़ी लेंदी प्रोसेस है। इसमें फ्लक्स को पहले निकाल लो, फिर फ्लक्स को डिफरेंशिएट करो। इसमें सिंपल जो फॉर्मूला हमने यूज किया है उसी को हम लोग यूज करके, और दोनों का पोलैरिटी सेम डायरेक्शन में है तो फिर माइनस कर लेंगे बड़े वाले में से छोटे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सवाल का लेवल ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया सवाल करते हैं जो कि कंपटीशन के लायक ही है। देखिए, सेम सवाल है लेकिन अब की बार थोड़ी सी चीजें मैंने बदली हैं। यहां पे करंट है, अभी एक रॉड है हमारे पास, ठीक है, और इस तरीके से वो मूव कर रही है, इस तरीके से वो मूव कर रही है। एक रॉड है और इस तरीके से मूव कर रही है, ए बी, और इसका ये एंड यहाँ से ए डिस्टेंस पे है और इसकी पूरी लेंथ एल है। तो आपसे पूछा गया है कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाया जा रहा है, तो आपसे पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। एंड ए और एंड बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये हमें बोला गया है। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो कैसे बनाएं, देखिए सॉल्यूशन इसका सेम कहानी है। यहां भी, यहां अगर ये ऐसे मूव कर रही है तो लगातार ये फ्लक्स को कट कर रही होगी, लगातार ये क्या कर रही होगी, फ्लक्स को कट कर रही होगी। हम इसको थोड़ा ऐसे सोचें, हम अगर मान लेते हैं कि एक पैरेलल रेल दे दे इसको और इस तरह से रेजिस्टर लगा दें, तो कहीं ना कहीं लगातार फ्लक्स को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, बढ़ाते जा रही है, बढ़ाते जा रही है। ये तो आपको फील आ रही होगी। हाँ, ये बात अलग है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वेरिएबल नेचर का है, बिकॉज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फील्ड अलग अलग होगी। तो सबसे पहला काम कि एक्स पे जा करके एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं डी एक्स का। अगर ये रॉड भी से जा रही है तो इसका छोटा सेक्शन भी कितने से दौड़ रहा होगा, भी से ही दौड़ रहा होगा नेचुरली। तो अगर मैं छोटे सेक्शन में ईएमएफ की बात करूं, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन स्मॉल सेक्शन, डायरेक्ट फॉर्मूला से लिखेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर बी वेलोसिटी से दौड़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे है, तो छोटी सी जो ईएमएफ होगी वो होगी बी भी एल। अब बी वहाँ का क्या होगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स होगी। भी तो भी है और एल उसकी क्या है भाई, डी एक्स है। तो ये हमने छोटी सी ईएमएफ निकाल ली। टोटल ईएमएफ निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ए से, क्योंकि ये इंड कितनी दूरी पर है, ध्यान से देखिए, ए पर है, ए से लेकर के ए प्लस एल, तो ए से लेकर के ए प्लस एल ये करना पड़ेगा। तो ये म्यू नॉट आई भी बाई 2 पाई, ये हो जाएगा एल एन एक्स फ्रॉम ए से ए प्लस एल। राइट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, म्यू नॉट आई भी बाई 2 पाई एल एन ए प्लस एल माइनस, मैं तो डायरेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। तो ये ईएमएफ इंड्यूस हो गई, मतलब ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दरअसल कितना हो गया, म्यू नॉट आई भी बाई 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाई एल। क्लियर है गाइस? अब इसमें बहुत, मतलब ये बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, आप चाहो तो इसको बहुत आसानी से फील कर सकते हो। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है गाइस, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। मान लीजिए कि आपके पास कोई इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कुछ इस तरीके की है, भी इस तरीके की अंदर की तरफ है, और यहां पे कोई स्लाइडर है, इसकी लेंथ एल है,
ये भी वेलोसिटी से ऐसे दौड़े जा रहा है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो आपसे पूछा ये गया है कि कितनी करंट होगी, है ना, कितनी करंट होगी दोनों रजिस्टर में। ठीक है, कितनी करंट होगी दोनों रजिस्टर में। अब इस सवाल को देखोगे तो लगेगा कि सर ये सवाल तो पहले ही की तरह है। बिल्कुल पहले ही की तरह, इसमें कुछ भी खास नहीं है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऐसे दौड़ रही है, पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी आपको केवल और केवल बेवकूफ बनाया गया है क्वेश्चन दे करके। ऐसे हो जाएगी, ये आर हो जाएगी, ये आर हो जाएगी, दिस इज क्वाइट इजी। और ये ई क्या होगी, तो बी भी एल, एल लेंथ है तो इसका ई का वैल्यू क्या होगा, बी भी एल। अब इस सवाल को बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं बिना कुछ दिमाग लगाए हुए ज़्यादा। हाँ, अगर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ दे दे, सपोज करें कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर दे दिया, तब तो यहाँ पे भी एक स्मॉल आर आ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करनी है भाई, इसमें इसमें और इसमें करंट, तो ये तो कन्फर्म है कि जितनी करंट इधर होगी उतनी ही करंट इधर होगी, आधी आधी होगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये दोनों को मैं क्या ऐसे बना सकता हूं थोड़ा फील करने के लिए, सिंपल। ये आर है, ये आर है, स्मॉल आर है, तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं, राइट। सो आर आर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा भाई, आर आर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, सोचो। आर आर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, r/2 स्मॉल आर, राइट। तो अब तो बहुत ही आसानी से करंट निकाल पाएंगे। लेकिन ये जो करंट मिलेगी वो पूरा इस जगह वाली मिलेगी, क्योंकि दोनों के जगह पर सिंगल कर रहे हो तो ये वाली करंट मिलेगी, मतलब सेल से करंट मिलेगी, और ये मिलेगी E/R/2 + R, राइट। तो ये करंट हमें यहाँ पे मिली। अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों में करंट कितनी होगी तो I/2, इसलिए करंट इन ईच रजिस्टर जिसको I' बोले थे तो I/2 हो जाएगी, तो E/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2E/R + 2R, और इसका हाफ करेंगे तो 2 गायब हो जाएगा, राइट। तो डायरेक्ट आ जाएगा ये। तो ये आंसर हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं करना है, जहां कहीं भी सवाल मिल जाए आप उसको उसी तरीके से डील कर लीजिए, कहीं से कोई शक नहीं। इसके बाद गाइज मैं एक बेहतरीन सवाल आपको करके बताऊंगा, जिसमें आपको रजिस्टर के जगह पर कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, उसमें हम लोग कैसे सवाल डील करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले इसको आप कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक कैपेसिटर पर बेस्ड सवाल करते हैं। देखिए ध्यान से, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है, रजिस्टर के जगह पर एक कैपेसिटर लगा दिया गया है, और एक पैरेलल रेल है, राइट, और इस पे कोई स्लाइडर मूव करने वाली है। इस पर एक कांस्टेंट फोर्स F लगा रहे हैं, और इसकी कैपेसिटी C है। मैग्नेटिक फील्ड की जहाँ तक बात है तो वो B दिया गया है, ठीक है, B दिया गया है, राइट। तो सवाल बड़ा बेसिक सा है, आप बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी किसी t टाइम पे। इफ रॉड स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड F always acts as shown in figure, then find velocity of rod at any instant t। सेम सवाल हम लोग रजिस्टर के लिए भी कर सकते थे, ठीक है, सेम सवाल हम लोग रजिस्टर के लिए भी कर सकते थे। हालांकि रजिस्टर में हमने एक सवाल किया था जिसमें हमने इनिशियली भी से फेंका था, ठीक है, और फिर आपसे पूछा गया था कि आप किसी टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी बताइए, ठीक है।
सेम सवाल यहां एफ लगा करके और रेस्ट से स्टार्ट करके और तब रजिस्टर लगा करके तब आपसे पूछ सकता है कि आप किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी बताइए, तब भी एक सवाल बन सकता है। अभी एक कैप्स्टर लगा दिया तब भी एक सवाल बन सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं दोनों तरह के सवाल को मैं डिस्कस करके बताता हूं। दोनों सवाल मैं लिख देता हूं। यहां पे एक रजिस्टर है और यहां पे फिर से स्लाइडर वैसे ही है, F4 सबकी बार लगाया जा रहा है। ठीक है, सब कुछ वैसे ही, बस यहां पे रजिस्टर है। आपसे पूछा गया है फाइंड V एट एनी इंस्टेंट t। दो सवाल हमारे पास है। ठीक है, तो पहले इस सवाल को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। पहली बात कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर मान लो इसकी वेलोसिटी भी है तो उस वक्त में इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, यानी ईएमएफ कितनी होगी, आपको पता है BVL। तो एट एनी इंस्टेंट t ईएमएफ कितनी होगी, दैट इज BVL, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस, जितनी पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगी उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस होगी। तो इसलिए अगर मैं चार्ज बोलूं, चार्ज ना इन द कैपेसिटर at that instant Q equals CV यानी CE। तो इस तरह से Q equals C और V के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BVL, राइट, ये लिख सकते हैं। तो ये तो हमें पता पड़ गया। अब सवाल इस बात का उठता है कि V तो वेरिएबल है, तो चार्ज भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। चार्ज अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगी, क्योंकि भी धीरे धीरे बदल रही होगी ना। तो वैसे केस में क्या हो रही होगी, चार्ज भी बदल रही होगी। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं या फिर मैं भी को यहां से निकाल लूं तो Q/CBL हो जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको एक फील आ जाएगी। जैसे ही हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा। ये तो CBL है और dQ/dt क्या मिलेगा, करंट मिल जाएगा उस इंस्टेंट पे। सो दिस इज एक्सेलरेशन और ये करंट बाई CBL। तो करंट के टर्म में आपने एक्सेलरेशन निकाल के रख लिया। ठीक है, अब करंट वगैरह तो इसमें कहीं क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो करंट को हमें भगाना पड़ेगा। अब देखिए, जब इसमें करंट फ्लो कर रही होगी किसी इंस्टेंट आई में तो फिर उस केस में मैग्नेटिक फोर्स Fm लग रही होगी। तो अगर मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन एक्चुअल में कितनी है, तो F पीछे आगे और F मैग्नेटिक पीछे, तो F माइनस FM इक्वल्स M इंटू A, यही इक्वेशन होगी। तो अगर मैं लिखूं F माइनस F मैग्नेटिक बराबर M इंटू A, यही तो होगी। अब F तो कांस्टेंट है, F मैग्नेटिक होगी IBL M इंटू A, IBL प्लस MA। अब यहां से हम लोग कंप्लीट I को एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर मैं यहां से I का वैल्यू डाल दूं तो CBL इंटू A, तो CBL इंटू A और ऑलरेडी BL है, तो C B स्क्वेयर L स्क्वेयर A प्लस MA F डिवाइडेड बाय, अगर मैं A कॉमन ले लूँ तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, C B स्क्वेयर L स्क्वेयर प्लस M, ऐसा ही कुछ मिलेगा। अब यहां से बात करें तो आपको एक खास चीज मिलेगा, दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बिकॉज F कांस्टेंट है। देखो हर पैरामीटर कांस्टेंट है। अगर कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करी जा रही है, इनिशियली रेस्ट में है, तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करके भी निकाल लेंगे। इसलिए अगर v इक्वल्स क्या होगी, u प्लस AT और इनिशियल वेलोसिटी 0 है और A तो अभी आपने निकाला फाइनली। हालांकि आप बोलोगे सर A तो आपने यहां भी निकाला, लेकिन I के टर्म में है, I हमें पता थोड़े ना है। ठीक है, तो क्या होगा, F डिवाइडेड बाई CB स्क्वेयर L स्क्वेयर प्लस M। ठीक है, तो ये वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट यहां T छूट रहा है, T। क्लियर है गाइस, कुछ भी खास नहीं है। अगर आप उसी सवाल को यहां पे देख रहे हो तो अभी इसमें क्या होने वाली है, इसमें तो करंट फ्लो करने वाली है, सही है, उसमें भी करंट थी। अब वहां पे कैपेसिटर था तो अलग तरीके से काम करते थे। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहां मैग्नेटिक फोर्स फिर से Fm होगा।
अगर मैं यहाँ पे E निकालूं या फिर डायरेक्ट I निकाल लूं तो I हमारा यहाँ पे डायरेक्ट निकल जाएगा E/R, डायरेक्ट निकल जाएगा। वहां पे निकलना थोड़ा मुश्किल रहता था। तो E आपको पता है BVL/R, जस्ट पहले की तरह कर रहा हूं। तो F माइनस F मैग्नेटिक, ये तो आपको पता है कि धीरे धीरे क्या होगी, फोर्स बढ़ाइएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फोर्स धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो F माइनस एफ एम इक्वल्स m इंटू ए लिख पाएंगे हम लोग, राइट। तो F फिक्स्ड है और F मैग्नेटिक क्या होगी, IBL, राइट। तो I की जगह पर BVL और ऑलरेडी BL/R इक्वल्स MA। B²L² भी, और इसको हम क्या लिख पाएंगे, dV/dt। इज इट क्लियर, dV/dt। अब हमें पता नहीं है कि स्पीड बढ़ रही है घट रही है, तो नॉर्मल तरीके से लिख रहा हूं। ठीक है गाइज, यहां पे तो कोई शक की बात ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, ध्यान से देखिए, FR माइनस B²L² भी R इक्वल्स M dV/dt। इसको डिवाइड करिए, यहाँ पे ले आइए, तो dt/mr इक्वल्स dV FR माइनस B²L² भी। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 पर किसी की वेलोसिटी अगर 0 हो गई तो यहाँ 0 डाल दिया जाए। ठीक है, मान लीजिए 0 डाल लेते हैं, और किसी t टाइम पे वेलोसिटी v हो गई, किसी t टाइम को ऐसे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता ही है क्या होगा, dt का t होगा, mr पीछे आ जाएगा, तो t/mr हो जाएगा, सिंपल सा। और उसका इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, t/mr हो जाएगा, राइट। t/mr हो जाएगा यहाँ पे, t/mr। और यहाँ पे करेंगे तो गौर से देखिएगा, dv तो v वेरिएबल है, नीचे भी बाकी सब पैरामीटर कांस्टेंट है, तो 1/x माइनस x है, दरअसल उस तरह से है, लीनियर टाइप से। तो ln होगा लेकिन कोफिशिएंट से डिवाइड पड़ेगा। तो ln जो चीज़ें हैं वो लिख देता हूँ, FR माइनस B²L² भी और डिवाइडेड बाई इट्स कोफिशिएंट विच इज़ B²L²। हो गया, कोफिशिएंट से डिवाइड, लेकिन माइनस के साथ होगा क्योंकि कोफिशिएंट निगेटिव है। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम 0 टू v। तो अच्छा माइनस को हम इधर ले आते हैं, तो माइनस t, इस B² आप देख सकते हो B²L² को ऊपर लेते हैं, तो B²L² नीचे क्या हो गया, mr। तो ln अपर लिमिट भी डालेंगे तो यही रहेगा, माइनस ln लोअर लिमिट 0, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस B²L² t/mr ln डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से, राइट। अगर मैं पूरी चीजों को निकालूं तो ये e की पावर पूरी जो कांस्टेंट है इसको मैं मान लेते हैं kt ले लेता हूं, ये पूरे को मैं k मान लेता हूं, ये माइनस को छोड़ करके k मान लेता हूं। तो यहाँ से आप चाहें तो सॉल्व करके इसको इधर ले आएं और v का वैल्यू निकाल लें, खुद से कर ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैपेसिटर है तो चीज़ें बदल रही है, यहाँ पे हमारे पास कोई रेजिस्टर है तो चीज़ें बदल रही हैं। और आगे चल के, अभी तो आपने पढ़ा नहीं है, आगे चल के कैपेसिटर के जगह पर इंडक्टर यूज करेंगे, सोलेनॉइड जैसा, तो फिर चीज़ें और बदलेगी। चूंकि उसके बारे में अभी आपको नॉलेज नहीं है, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में आइडिया नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को अभी फिलहाल आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए फिलहाल अपन दो सवाल सेट कर रहे हैं, एक कैपेसिटर वाला और दूसरा रजिस्टर वाला। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? कहीं से इसमें कोई शक तो नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए पहले आप इसको कॉपी कीजिए।